हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया था और क्वेश्चन 3 में भी आपसे यही कहा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके लिए क्या दिया गया, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। आपको उनसे लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस अंतर है 26। जैसे एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है और उनको बीच में जो माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 26। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। फाइंड देम। अगर एक नंबर x है तो दूसरा y होगा। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स देखने होंगे क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है और ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस की पेयर बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन की कंडीशन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं वो 26 है। अब बड़े में से छोटा जाएगा तभी 26 होंगे। तो हम क्या लेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। अब जब बड़े में से छोटा घटा रहे हैं x माइनस y होगा और इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 26। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या है। सेकंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब 3 गुना कैसे करेंगे, इसके लिए देखो एक नंबर x है, एक y है और ये 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स हम किस में डालेंगे, छोटे वाले में, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर करना है। अगर मैं इसमें 3, ये बड़ा नंबर माना है और ये छोटा नंबर माना है, तो इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तभी ये बड़े नंबर के बराबर पहुंचेगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, x इज इक्वल्स टू 3y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन का जो वेरिएबल है x है, जो 3y के इक्वल है, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। तो हमने x की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y, फिर माइनस y इज इक्वल्स टू 26। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3y माइनस y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 26/2, डिवाइड में हो जाएगा। 2 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 13 पर। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो है 13। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे हमारी इक्वेशन 2 में। तो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 को हम एक बार लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ पर हम y की प्लेस पर 13 डाल देंगे तो हमारे पास x क्या आ गया, 13 3 ज़ा 39। तो x की वैल्यू आ गई 39। तो हमारे दोनों नंबर्स आ गए। तो इसको एक बार हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द लार्जर नंबर इज, जो हमारा x था वो हो गया हमारा 39 एंड स्मॉलर नंबर इज, जो हमारा y था और y की वैल्यू थी 13। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं 39 में से 13 माइनस कर दूँ तो 26 आएगा और 13 का 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 39। तो यहाँ पर हम अपना आंसर साइड बाय साइड चेक भी कर सकते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमने किया है वो ठीक किया है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं, फिर दो इक्वेशंस बनाएंगे इससे।
तो पहले बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री का सम बनाए। तो हमारे पास एक एंगल होगा और दूसरा एंगल होगा, और जब हम दोनों का ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स प्लस करके बना रहे हैं 180 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू, जो इसमें से बड़े वाला है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब बड़े में से अगर हम छोटे को माइनस कर दें तो वो 18 डिग्री है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो बड़ा है वो एक्सीड कर रहा है छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ बड़ा जो है एंगल वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल्स मानने होंगे, एक एंगल x मान लेते हैं तो दूसरा एंगल y हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, पहले लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री एंड द सेकेंड एंगल बी y डिग्री। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दोनों एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन में कह रहा था कि जो बड़े वाला एंगल है, अगर सपोज हमने फर्स्ट एंगल x लिया है वो बड़ा है, तो वो सेकेंड एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। अगर मैं सेकेंड वाले एंगल में 18 प्लस करूँगी तभी वो x के बराबर होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ा है। तो जो छोटा होता है हम उसमें नंबर को ऐड करते हैं। ये बात ध्यान रहेगी हमें, क्योंकि इक्वल करना है। अब देखो, अगर एक तरफ 5 किलो का बाट है तराजू में और एक तरफ 2 किलो सेब पड़े हैं, तो मुझे 3 किलो किस में ऐड करना पड़ेगा, ये 5 किलो है, ये 2 किलो, ये 3 किलो से ज़्यादा है, तो मुझे 3 इसी में ऐड करना पड़ेगा ना, छोटे में। इसी तरह से ये एंगल छोटा है और x एंगल बड़ा है, तो मैं छोटे में 18 डिग्री ऐड करूँगी तभी वो बड़े एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया। सेकेंड इक्वेशन में जो फर्स्ट एंगल है वो सेकेंड एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो मैंने 18 डिग्री किस में ऐड कर दिया, स्मॉल वाले में ऐड कर दिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ गया x एक वेरिएबल अलग से आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। हम इस x की वैल्यू जो y + 18 आई है वो हम किस में पुट कर देंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो नाउ पुट x = y + 18 डिग्री इन इक्वेशन 1। हम इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो हमारी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x + y = 180 डिग्री। तो x की प्लेस पे आ जाएगा y + 18 डिग्री और प्लस y एज इट इज़ उतार लेंगे, = 180 डिग्री। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब y + y, अब y के आगे क्या होगा, 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ये हो गया हमारा 2y डिग्री। अब 18 जो है वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 8 गए 2, 7 - 1 6 1, ये हो गया 162 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 162 डिग्री बाय 2। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 1 = 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। तो हमारा जो एक एंगल था वो था 81 डिग्री, और वो है हमारा स्मॉल एंगल, सेकेंड एंगल। अब इसे बड़े वाले जो हमारा अगला एंगल है x, उसमें इस y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y = 81 जो हमारा आया था उसे हम इक्वेशन 2 में वापस डालेंगे। पुट y = 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो x क्या हो गया, y + 18 था, ये हो जाएगा 81 + 18, इसे हम प्लस करेंगे तो आएगा 99 डिग्री। तो हमारे दो एंगल्स हो गए 99 और 81, और दोनों में आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री का। तो यहाँ पर ये क्रॉस चेक भी हो गया। अब इसे लैंग्वेज में आंसर को लिखेंगे, द फर्स्ट एंगल इज 99 डिग्री
and the second angle is 81 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अब यहाँ पे क्रिकेट टीम का कोच है जिसने अपनी टीम के लिए बैट एंड बॉल ली है और दोनों की कॉस्ट दी है। तो पहले उसने क्या किया, 7 बैट्स लिए और फिर 6 बॉल्स ली और इसके उसने पैसे दिए 3,800। तो दोनों के पैसे मिलाकर क्या बने, 3,800। फिर दोबारा उसने जब खरीदा तो 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी और तब उसने पैसे दिए 1,750। तो आपको बताना है एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। ऐसे तो ये यूनिटरी मेथड है बट ये इक्वेशंस बनाकर ही सॉल्व किया जाएगा। तो आपके पास ना बैट की कीमत है ना बॉल की, तो हम दोनों को एक वेरिएबल से लेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ 1 बैट बी एक्स, वो x रुपीज़ का है। अब एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स कितने के हो गए, 7x। यहाँ से मेरे को समझ आ गया। अब बॉल को ले लेते हैं कि वो y रुपीज़ की है, सपोज 5 की है, 10 की है, हमें नहीं पता, तो हम इसे एक वेरिएबल दे देंगे y एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल b रुपीज़ y। अब बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स खरीदी 6y की और दोनों को हमने इकट्ठे पैसे दिए, दोनों को इकट्ठे करके दिए तो कितने दिए, 3,800। तो यहीं से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 7 बैट्स लिए थे x रुपीज़ वाले तो 7x उसका कॉस्ट हो गया। जैसे आप 3 रुपये की एक पेंसिल है और अगर आप 5 पेंसिल लेते हो तो आप कितने पैसे दोगे, 5 × 3 15 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ x रुपीज़ का बैट है और हमने 7 बैट्स लेने हैं तो 7 × x 7x रुपीज़ हो गए। और 6 बॉल्स है, अब बॉल y रुपीज़ की है और 6 दिए हैं तो होगी 6y। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमने दुकानदार को कितने पैसे दिए, 3,800। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3 बैट्स। अब एक बैट x का है तो 3 बैट्स हो गए 3x और बॉल कितनी ली है हमने, 5। एक बॉल y की है, y रुपीज़ की, तो 5 बॉल्स हो गई 5y रुपीज़ की और दोनों के हमने कितने पैसे दिए, 1,750। अब यहाँ पर ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जब 2 इक्वेशन बन गई और हमें इसमें यूज़ क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को हमें अकेला छोड़ना होगा और उसकी वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में डालना होगा। और मुझे यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा इजी लग रही है यूज़ करने के लिए, तो मैं 3x को यहीं रहने दूँगी। 1750 ऑलरेडी गिवन है, ये हो जाएगा -5y, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1750 -5y अपॉन 3। अब जो ये x की वैल्यू बनी इसको इक्वेशन 3 डाल देती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1750 -5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में से डाल देंगे। तो अब डालते हैं, 7 x की प्लेस पे आएगा 1750 -5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। तो अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12250। ये मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई कर रखा था, आप करके देख सकते हैं। माइनस 7 को 5 से किया 35y और ये ब्रैकेट किसके साथ है, पूरे के साथ, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। अब 3 के यहाँ पे 3 एज ए डिनोमिनेटर है और इसमें नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 और यहाँ भी 1।
अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इसका एलसीएम 311 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो इस 3 को हमें डिनोमिनेटर को हटाना होता है, तो हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम 3 आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 3 से। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। देखो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12250 माइनस 35y, क्योंकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18y, और 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11400, राइट। अब क्या होगा हमारा, ये नंबर हमारा कांस्टेंट टर्म है, इधर आ जाएगी, और यहाँ बचेगा माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 18 गए, आया 17, और वो भी माइनस का क्योंकि 35 बड़ा नंबर है, और यहाँ पे 12,250 में से 11,400 माइनस करने पर आ रहा है माइनस 850। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 850 अपॉन माइनस 17, और जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 17 5 85 0, तो y की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब हमारे पास किसकी कॉस्ट आ गई, एक बॉल की कॉस्ट आ गई कि 50 रुपीज़ है। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 को एक बार लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो ये हो गया 1750 माइनस 5y के प्लेस पे 50 लिख दीजिए अपॉन 3, तो ये हो गया 1750 माइनस, अब 5 को 50 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 5 5 25 250 अपॉन 3। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 1500 अपॉन 3, फिर हमने कैंसिल किया, 3 5 15, राइट, और ये आ गया हमारे पास 3 5 15, 2 zeros, तो हमारे बैट की कीमत कितनी आ गई है 500, राइट। तो ये हमारे पास आ गया बैट और बॉल की कॉस्ट जो हमसे पूछी गई थी। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹500 जो कि x था, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50 जो हमारी y की थी। यहाँ ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको कॉस्ट में बोला गया है तो आपको रुपीज़ लिखने ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका फिनिश होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जो टैक्सी की चार्ज है एक सिटी में, एक शहर में, वो कैसे लेंगे, एक तो फिक्स चार्ज लेंगे, साथ ही साथ जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उस हिसाब से लेंगे। तो आप उस पर जाने के लिए कैसे होता है, उसमें वो क्या होता है ना कि हम 20 रुपये तो जो एक्स्ट्रा लेंगे ही लेंगे जो हमारे फिक्स चार्ज है, प्लस जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से पर मीटर के हिसाब से वो कीमत लेता है। तो क्या है इसमें, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितने रुपीज़ दे रहा है, 105 रुपये। अब इस 10 किलोमीटर में कोई चार्ज होगा जो कि फिक्स चार्ज नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है, अगर वो चार्ज y ले ले तो y के हिसाब से हो गया, और एक फ़िक्स चार्ज है, सपोज x है या 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कुछ भी है, वो एक फ़िक्स चार्ज है, और बाकी वो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है। 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपये टोटल किराया बन रहा है। नेक्स्ट, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर यही उसे 15 किलोमीटर जाना होता तो 15 के हिसाब से लेता, तो 15 इंटू y, और जो चार्जेस फिक्स चार्ज थे वो तो x ही रहेगा। अब उसने कितने रुपीज़ दिए, 155 रुपीज़। ही इज सेइंग व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है और हर डिस्टेंस के हिसाब से जो चार्ज है वो कितना है। हाउ मच दिस
अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, और उस इंसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे जो 25 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो टैक्सी या ऑटो जा रहा है उसके फिक्स चार्ज क्या है और उसका चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, हमें सबसे पहले दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे। तो हमारे को दो वेरिएबल्स क्या हैं हमें यह क्वेश्चन में ही पता चल जाता है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज या चार्जेस बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। अब कितने किलोमीटर क्या था पहले 10 किलोमीटर। अब एक्स रुपीज़ तो उसने देने ही देने हैं, चाहे वो 20 रुपये 50 रुपये 10 रुपये कुछ भी हो, वो फिक्स चार्ज है। प्लस उसे 10 किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। अगर 1 किलोमीटर जाता तो 1 × 10, अब 10 किलोमीटर गया, अब कितने रुपीज़ है ये हमें पता नहीं है, तो हम ले लेंगे 10y क्योंकि हमने y माना हुआ है। तो इन दोनों के कॉस्ट मिला के कितने रुपीज़ उसे देने पड़ रहे हैं 105। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन है वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो पहले फिक्स चार्ज देगा प्लस 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 × y हो गया, हर किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का हो गया 15y, और टोटल रुपीज़ अब वो दे रहा है 155। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारे पास x जो है वो अकेले है तो x को यहीं रहने देते हैं, 15y को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये हो गया 155 माइनस 15y, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इस x को हम क्योंकि हमने इससे लिया तो हम किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1। हम यहाँ पुट करते हैं तो x की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 155 माइनस 15y प्लस 10y ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 105। सिर्फ हमने x की प्लेस पर ये वैल्यू रखी है। अब 155 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो वो दूसरी साइड चली जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 15y प्लस 10y। आपको क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग और जो कांस्टेंट हैं उनको अलग करना होगा। 105 माइनस 155। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गए 5 और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 15 बढ़ा है। 105 माइनस 155, अब अगेन माइनस करेंगे तो ये जाएगा 50, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 155 बड़ा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 50 अपॉन माइनस 5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 50 और 5 हमारा कट रहा है तो ये 5 10 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर जाने पे वो 10 रुपये ले रहा है। तो 1 किलोमीटर का 10, 2 किलोमीटर का 20, 3 किलोमीटर का 30, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब इस y की वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की भी आ जाएगी। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 है हमारी x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 और y के प्लेस पे क्या लिख देंगे 10, या तो इसको मल्टीप्लाई में लिखो या ब्रैकेट में, क्योंकि 10 अगर लिख दोगे तो वो तो कुछ और ही नंबर बन जाएगा, और ये वैसे भी इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया 155 माइनस 15 इंटू 10 150, तो ये हो गया 155 माइनस 155। तो हमारे जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपये ही था, ठीक है। एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो अगर मैं x की जगह 5 डालूँ और y की जगह हमारे पास क्या आया था 10, तो 10 इंटू 10 100, ये तो बन गया 105। इसका मतलब हमारा आंसर साथ के साथ चेक हो गया, x और y की जो वैल्यूज़ निकाली थी वो करेक्ट थी। तो हम ये वैल्यूज़ को अब लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखेंगे, द फिक्स्ड चार्जेस फॉर ऑफ अ टैक्सी जो है इज ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज ₹y, जो कि
10 हो गया। पर आपको यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं है, यहाँ से पूछा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। अब 25 किलोमीटर्स का मतलब है हमारे पास फिक्स चार्ज प्लस 25 और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है। अब इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे। फिक्स चार्ज x है प्लस 25y, यह हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह 5 प्लस 25 की जगह 25 आ जाएगा, और y की वैल्यू 10 जो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 25 किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया, 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू 10 250, तो ये आ गया हमारे पास 255 रुपीज़। अब इसे भी रुपीज़ में लिखेंगे क्योंकि हमने कॉस्ट निकाली है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, अ पर्सन हैव टू पे 255 फॉर 25 किलोमीटर। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अ पर्सन हैज़ टू पे रुपीज़ 255 फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 5 जो है हमारा वो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमारी दो टर्म्स होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है, और ये होता है डिनोमिनेटर जो नीचे है। ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। इट बिकम्स 9/11, यानी कि ये 9/11 हो जाएगा। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर इस न्यूमरेटर में कोई हमारे पास था, उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो हमारी जो फ्रैक्शन थी वो 9/11 बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल समझ आ रहे हैं हमारे, क्या हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो इसके हमारे वेरिएबल्स क्लियर हो गए, तो हम इनको x और y से भी कर सकते हैं। आगे सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब वो कह रहा है बोथ 3 ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इट बिकम्स 5/6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शन था क्या जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, क्योंकि 2 ऐड करने पे दोनों में वो 9/11 बनता है, और 3 ऐड करने पे दोनों में वो 5/6 बनता है। तो यहाँ पर हमें पहले लेट करना पड़ेगा। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को क्या किया, लेट द न्यूमरेटर, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा था NR, न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर x है तो हमारा हो गया x + 2, और डिनोमिनेटर मेरा y था, उसमें भी +2 ऐड करने के लिए बोला क्योंकि बोथ बोला है। इट बिकम्स यानी कि इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, 9/11। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगी, 11 के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 x + 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9 y + 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 11 को x से करते हैं तो 11x प्लस 11 को 2 से करते हैं हो गया 22। इसी तरह से 9 को y से करेंगे 9y प्लस 9 को 2 से करेंगे 18। अभी हम y को इधर ले जाते हैं, 11x माइनस 9y क्या बन गया, 18 माइनस 22, ये हो गया 11x माइनस 9y माइनस 4, क्योंकि 22 माइनस हो रहा है तो और साइन बड़े का लगता है। तो ये एक्चुअली में आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये ऊपर नीचे है ना, तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारी इक्वेशन बनी। अब सेकेंड इक्वेशन जो हम रह गए थे बनाना वो देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में वो 3 ऐड कर रहा है, तो न्यूमरेटर तो हमारा x था, डिनोमिनेटर y था, दोनों में उसने क्या कहा 3 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगी 5/6। इट बिकम्स यानी कि इक्वल्स टू 5/6। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 6 से हो जाएगा x + 3 इज इक्वल्स टू
और 5 से हो जाएगा y प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू एक्स 6x, फिर 6 को 3 से करा 18, 5 को y से किया 5y, 5 को 3 से किया 15। तो अब हमारे पास फिर से x और y एक तरफ करने पड़ेंगे। ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, जो कि हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी तो हमारी इक्वेशंस बनी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा, और मैं यहाँ पे x को ही कर रही हूँ, और वो भी सेकेंड इक्वेशन से। तो यहाँ पर 6x में यही रहने देती हूँ, तो ये बन गया -3 प्लस 5y। तो x क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5y अपॉन 6। तो ये हमारे पास x इन द टर्म्स ऑफ y बन गया वेरिएबल। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गई। इस x की वैल्यू को अब हम किस में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब हमारे पास जो x था इसको डाल देते हैं। तो ये बन गया 11, x की प्लेस पे आ जाएगा -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, तो हमें 11 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को -3 से किया -33, फिर 11 को 5 से किया 55y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। अब इनके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 1 1 का एलसीएम 6 आएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 6। यहाँ पे तो नहीं कटेगा, ठीक है, नीचे नहीं है, यहाँ पे तो नीचे था तो 6 से 6 कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 से 54y। अब 6 को 4 से करेंगे -24। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो -33 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू -24 प्लस 33। तो इसको माइनस करने पर आया y, 55 में से 54 गए। अब 33 में से 24 को माइनस करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई कि 55 में से 54 गया y, और 33 में से 24 गया 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9। अब जो ये y की वैल्यू 9 आई थी, हमें इसे इक्वेशन 3 में वापस डालना होगा। हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब इस y को नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। तो x क्या हो गया, -3 प्लस 5, y की प्लेस पे 9 डालिए, इज इक्वल टू 6। ये हो गया -3 प्लस 5 9 ज़ा 45 अपॉन 6। अब 45 में से 3 माइनस हो जाएगा, आ गया 42 अपॉन 6। 6 से 42 कैंसिल हुआ 7 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7। तो इससे हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब x क्या था हमारा, x तो न्यूमिनेटर था, हमने न्यूमिनेटर लेट किया था, तो यहाँ लिख देंगे हमारी लैंग्वेज में न्यूमिनेटर इज 7, और y था डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इज 9। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हमेशा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो न्यूमिनेटर ऊपर लिखेंगे 7 और डिनोमिनेटर 9 नीचे लिखेंगे। आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं, आपको कहा था अगर इस फ्रैक्शन में मैं दोनों जगह 2 ऐड कर दूं तो ये 9/11 हो जाएगा, हो रहा है। 7 + 2 9, 9 + 2 11, करेक्ट है। और एक बार बोला था अगर इसी डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो ये 5/6 हो जाएगा। देखते हैं,
7 + 3 10, 9 + 3 12। अब ये कट रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, यस 5/6 हो रहा है। तो यहाँ पर हम साथ के साथ अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो निकाला है वो ठीक है या गलत है। तो यह था हमारा पार्ट 5 जिसमें हमने फ्रैक्शन निकालना था, जो आ गया 7/9। अब हम करते हैं पार्ट 6। ये एज बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार देखे गए हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 5 years hence, hence का मतलब होता है 5 साल आगे, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी 5 साल बाद। 5 years ago और 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले जैकब जो फादर है उसकी एज अपने बेटे से 7 times ज़्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, और आपको निकालना है कि अभी उनकी एज क्या है। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको हम थोड़ी लेयर्स में करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना होता है, जो आज प्रेजेंट चल रहा है हम उससे स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जैकब का जो बेटा उसकी सन की एज को हम x मान लेते हैं। x ईयर्स लगेगा क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में होती है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी y ईयर्स। अब देखो, जो जैकब है वो y ईयर्स का है और बेटा जो है वो x ईयर्स का है। अब हमारे पास क्या है, 5 years hence। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, आप हमेशा प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना, चाहे कुछ भी दिया हो। आप प्रेजेंट एज को x और y लेना है। अब हम 5 years hence बोला है तो हम 5 years hence वाली कंडीशन बनाते हैं। 5 years hence, अब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, अब 5 साल बाद दोनों 5 साल और ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जैकब 20 साल का है और बेटा आपका 5 साल का है, तो 5 साल बाद ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 10, इस तरह से ही होगा ना। तो दोनों में 5 साल ऐड हो जाएंगे। तो 5 years hence सन्स एज कितनी हो जाएगी, x + 5 years। और जो जैकब की एज है वो y + 5 हो जाएगी। जितनी थी उसमें 5 साल और बढ़ जाएंगे। अब 5 साल तो बढ़ गए, लेकिन इनकी कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, पापा 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो जैकब है वो 3 साल ज़्यादा हो जाएगा। ये जैकब है और ये सन है। अब सन में मुझे बढ़ाना पड़ेगा तभी तो वो जैकब के बराबर आएगा। तो जो हमेशा छोटी चीज़ होती है उसमें बढ़ाते हैं, तो सन छोटा ऑब्वियसली। तो सन क्या है, x + 5। तो जैकब एज यहाँ आ गई 5y + 5, और 5 साल बाद जो जैकब का बेटा है उसकी x + 5 है। वो क्या कह रहा है, वो 3 times ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 times हमें किस में बढ़ाना होगा, बेटे की एज में, तभी वो जैकब की एज के बराबर आएगा। अब ये जैकब की एज में ही ऐड करना पड़ेगा। वो 3 times है, 3 times मतलब 3 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने 3 × x + 5 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा y + 5 = 3x + 3 × 5 15। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 3x + 15 - 5। मैंने पहले ही वेरिएबल को अलग कर दिया। तो ये हो गया 3x + 15 - 5 10। तो y जो हो गया वो 3x + 10। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी बात है 5 years ago, केस 2 जो कह रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 years ago। अगो का मतलब 5 साल पहले। तो बेटे की एज क्या हो जाएगी, सन से एज जो होगी वो x थी, तो 5 साल पहले 5 और कम कर दो तो x - 5 years हो गया। और जैकब की एज को भी 5 साल कम करना पड़ेगा, y - 5। वो भी 5 साल पहले छोटा होगा ना, 5 साल कम हो जाएगा, तो y - 5। अब इसमें क्या कंडीशन कह रहा है, 5 साल पहले क्या था, जैकब्स एज वो 7 times, 7 गुना ज़्यादा है बेटे से। तो इस बार भी 7 times किस में करना पड़ेगा, बेटे में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y - 5 = 7 times बेटे की एज में।
तभी इक्वल होगा, हमेशा छोटे में डाल देते हैं, तो 7 टाइम्स यहाँ डालना पड़ेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 35। अब इस पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं y को भी इधर ले जा रही हूँ और कांस्टेंट इधर ले जा रही हूँ। ये हो गया 7x माइनस वाई, और ये माइनस 5, 35 को इधर ले गई तो प्लस 35 हो गया। यह आ जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। अब इसको ज़रा ठीक से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। बस मैंने इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अच्छे से लिखा है। 7x माइनस वाई पहले लिख दिए इज इक्वल्स टू 30, बात तो वही थी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसे आगे सॉल्व करते हैं। और वो कैसे होगा, हमारा जो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10 था, वो हमें किस में डालना पड़ेगा, हमें सेकेंड इक्वेशन में डालना होगा। तो पुट y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10 इन इक्वेशन 2। तो यह है 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। अब y की प्लेस पे आप डाल दीजिए 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे क्या किया, जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 था वो हमने यहाँ पे y की वैल्यू में रख दिया। ये हो गया 7x माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7x माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30। 7x माइनस 3x इज 4x, और ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, तो 4x हो गया 40 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई 40/4, और से आंसर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस x की वैल्यू को हमें किस में डालना होगा, हम इसे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, जो है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। तो x की प्लेस पे 10 डाल दीजिए, प्लस 10, ये हो गया 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। तो y की वैल्यू आ गई 40। तो यहाँ पर हमारे पास सन और जैकब दोनों की एजेस आ गई, जिसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो कि x था। प्रेजेंट एज ऑफ सन आ गया इज x, जो था 10 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना आ गया, जो कि y था, और y निकला हमारा 40 ईयर्स। तो यहाँ से हमने सन और जैकब दोनों की एज को फाइंड आउट कर लिया। तो सन की एज है 10 और जैकब की है 40 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश।